मॉर्निंग फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, कुछ इशू थे, पर अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हम पढ़ने जा रहे हैं और ये आपको परीक्षा धाम की बुक से कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसके पहले हम मध्य प्रदेश एक दृष्टि में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य, पुनर्गठन एवं संभाग को देख चुके हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल आज से स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इसके हमारे जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, इसमें जो ये मध्य भारत का पठार है ये उत्तर में आता है। और इसी तरह बुंदेलखंड का जो पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। इस तरह ये हमारे मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, इसी को नीचे बताया गया है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जैसा कि हम देख सकते हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। इस तरह मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को अगर हम देखें तो यह मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है। और अगर मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो सारे भाग मिलाकर, जैसे मध्य उच्च प्रदेश जो प्रदेश है उसमें ये 5 भागों में, और सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में, और पूर्वी पठार, ऐसे मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप ऊपर मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा पार्ट बताया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी, ये सब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जबकि वहीं हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की, तो पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सतपुड़ा श्रेणी की जो पश्चिमी श्रेणी है उसको राजपीपला की श्रेणी कहते हैं, और मध्य श्रेणी को महादेव श्रेणी कहा जाता है, जबकि पूर्वी श्रेणी को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। पूर्वी पठार की हम बात करें तो बघेलखंड का जो पठार है वो पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं कि बघेलखंड का पठार है। अब आगे हम सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश में जो मध्य, जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है, मध्य भारत का पठार, इसको हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। तो मध्य भारत का पठार की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। जो ये मध्य भारत का पठार है, इसकी स्थिति दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपवर्तन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। तो यह किस प्रकार बना है? मध्य भारत का पठार जो है विंध्य शैल समूह के अपवर्तन से बना है। संबंधित प्रमुख जिलों की बात करें तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये उत्तर में ये सारे ज़िले आते हैं मध्य प्रदेश के। तो अगर आप लोगों को मैप याद हो तो आप समझ सकते हैं कि श्योपुर, मुरैना और भिंड की बात कर रहे हैं। ये जो मध्य भारत के पठार में देखें हम, तो ये मध्य भारत का जो पठार है इतना एरिया आता है यहाँ पर। जैसे श्योपुर, मुरैना और भिंड यहाँ इस तरह आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है मध्य प्रदेश का मैप। तो इसी तरह इसमें नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, शिवपुरी
ये इससे संबंधित एरिया जो है मध्य भारत का पठार के अंतर्गत आता है। जलवायु की बात अगर हम करते हैं तो विषम जलवायु होती है कहाँ? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। विषम जलवायु से तात्पर्य क्या है? ग्रीष्म ऋतु में जो अत्यधिक गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और शीत ऋतु में अगर ठंडी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इस प्रकार की यहाँ जलवायु जो होती है विषम जलवायु कहलाती है। वर्षा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में औसतन वर्षा जो होती है लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ जो वर्षा होती है वो कम मात्रा में होती है, अल्प होती है। वन की बात करें तो चूंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि जिनमें कांटे होते हैं, जैसे कि खैर, बबूल, पलाश आदि। मिट्टी की अगर बात करें तो जलोढ़ व कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फसल जो है यहाँ की प्रमुख फसल सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि हैं। नदियाँ जो यहाँ पर बहती हैं वो चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुआरी, सीप आदि है। अगर हम इसी के मध्य भारत का पठार की अगर विशेष की बात करें तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। जो कि आप देख सकते हैं, ये मध्य भारत का जो पठार है, ऊपरी एरिया है, ये यहाँ पर मैप में दिया गया है। मध्य भारत का पठार कहाँ पर है? मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो टोंगरा, जिसकी ऊंचाई 430 मीटर या 1411 फीट है, श्योपुर जिले में स्थित है। अर्थात ये जो चोटी है टोंगरा, ये श्योपुर जिले में स्थित है। अब बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि बुंदेलखंड का पठार, जैसा कि हम ऊपर मैप में देख सकते हैं और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि ये एरिया बुंदेलखंड का पठार का एरिया है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें तो इसकी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। निर्माण की अगर बात करें तो बुंदेलखंड का पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और क्षेत्रफल की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। संबंधित प्रमुख जिले की अगर बात करें तो दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना है। जबकि जलवायु की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। अर्थात ये भी हमने जो ऊपर पढ़ा मध्य भारत के पठार में, इसकी जलवायु विषम जलवायु थी। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड। और यहाँ पर जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी। अर्थात मतलब यहाँ पर भी विषम जलवायु ही पाई जाती है। औसत वर्षा की अगर बात करें तो औसत वर्षा की बात अगर हम करते हैं तो 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा होती है। और अगर यहाँ पर वन देखें तो वन में तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो लाल काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ, ज्वार और तिल अधिक पाए जाते हैं। नदियाँ जो हैं यहाँ पर बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी है। जबकि खनिज की अगर बात करें, जो यहाँ पर खनिज ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं वो हीरा, चूना पत्थर आदि हैं। अगर इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा की चोटी है, जो कि 1172 मीटर है। और बुंदेलखंड की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड का ही कहलाता है। बुंदेलखंड पठार में झांसी सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है जिन्हें टोर कहा जाता है। तो बुंदेलखंड के पठार में जो झांसी और सागर है
उसके मध्य तो ये समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, लेकिन मैदानों के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोल कहा जाता है। मालवा का पठार। मालवा के पठार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% का भाग, इसका सबसे विस्तृत भाग मालवा के पठार का ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 28% भाग जो है इसका मालवा के पठार का है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। और प्रमुख जिलों की अगर बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार और झाबुआ इसके प्रमुख जिले हैं। जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यह साधारण गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु में यह साधारण ठंडी हो पाई जाती है। वर्षा अगर देखें तो 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करें तो बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता हैं। और अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की प्रमुख फसल अगर देखें तो सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार और मूंगफली यहाँ पर प्रमुख फसल है। नदियाँ जो हैं, नदियाँ यहाँ पर चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। विशेष, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कौन सी रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर है। वह अन्य चोटी जानापाव 854 मीटर है, जबकि धजारी जो है 810 मीटर है। यह तीनों चोटी जो है वो इंदौर जिले में स्थित है। चीनी यात्री जो यहाँ पर आया था फायान, उसने मालवा की जलवायु को सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। वो क्यों कहा है? जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर, समशीतोष्ण जलवायु है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी है। इसलिए फायान ने कहा मालवा की जलवायु को क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो इस तरह फ्रेंड हम लोगों ने मालवा के पठार को कंप्लीट किया। अब आगे रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो